दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, नीतीश कुमार जी 2020 के चुनाव में ही जब नतीजा आया और लगा कि एनडीए की सरकार फिर बन रही है, उस वक्त भी ऐसा साफ हो गया था, तस्वीर साफ हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री बनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसको 74 सीटें मिली थीं और नीतीश कुमार जी की पार्टी को मात्र 43 सीट्स मिली थी। और इसका भी चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जब दोनों एक ही साथ मिलकर लड़ रहे थे, जेडीयू और बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार जी ज़्यादा सीटें बीजेपी से न जीत पाए, इसका प्रबंध कर दिया था बीजेपी ने। और वो प्रबंधन था, एक उसमें बहुत कारगर था कि रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान को अलग से लड़ने को कहा गया था और वो अलग लड़े। भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते भी बरकरार रहे, सत्ता का सुख भी बरकरार रहा, ये इनके इन प्रकारेण। लेकिन वह इंडिपेंडेंट होकर लड़े, एनडीए में रहते हुए एनडीए से बाहर लड़े। और नीतीश कुमार जी के जहां जहां प्रत्याशी ऐसे थे जो चिराग पासवान के उम्मीदवारों के आने से कमजोर होते हैं, वहां पर उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराया। इस तरफ 43 पर सिमट गई जेडीयू। तो नैतिक रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए और गठबंधन के अपने जो मानदंड होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। और जो मेरी जानकारी है कि नीतीश कुमार जी ने बाकायदे नरेंद्र मोदी जी से ये कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री चुनिएगा, हमें छोड़िए, आप लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना बनाइए क्योंकि आपको ज़्यादा सीट आई है। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस ऑफर का मर्म समझते थे नरेंद्र मोदी। वो भी तो बहुत अनुभवी नेता, कई साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी अब कई साल से हैं, संगठन का भी काम देख चुके हैं। अमित शाह उनके नंबर 2, वह तो चुनाव के विशेषज्ञ ही माने जाते हैं। तो उनको मालूम था कि ये नीतीश कुमार नाम के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनके जीवन में राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये ऐसा राजनीतिक उलटफेर करेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बनेगा गठबंधन में तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की इतनी बड़ी पार्टी बनाने का मकसद उनके दिमाग में था, जब नीतीश कुमार जैसा कोई व्यक्ति डैमेज न कर सके। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को फिर 5 साल तक झेला और वो 5 साल पूरा हो रहा है। अब इस बार अगर एनडीए को बहुमत आता है तो यकीन मानिए वो बीजेपी और जेडीयू का बहुमत नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीजेपी समर्थकों का बहुमत होगा। कहने का मतलब यह कि जेडीयू जो समता पार्टी से निकल करके जेडीयू बना था, अब ये वो जेडीयू नहीं रह गई है। इन 5 सालों के बाद, इन 5 सालों में बीजेपी ने जबरदस्त ऑपरेशन किया है जेडीयू में। और नीतीश कुमार जी सच पूछिए तो माइनॉरिटी में हैं, अल्पमत में हैं, और बहुमत जो है उन लोगों का है जो हर हालत में बीजेपी आरएसएस का साथ देंगे। अगर चयन की बात आएगी कि भाई नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि बीजेपी का उम्मीदवार जो ऑलरेडी अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिसका नाम पेश किया जाएगा उसको बनाना है मुख्यमंत्री, तो जेडीयू के लोग ही बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा पसंद करेंगे। चुनाव अभी हुआ नहीं है, अभी चुनाव होना बाकी है। इसलिए आज की तारीख में भले नीतीश कुमार जी की चल रही है, सिंबल देना है, आखिर सारा फैसला करना है, लेकिन चुनाव के बाद चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो बहुत कहना मुश्किल है।
कौन जीतेगा कौन हारेगा विधायक। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी की कोई अहम भूमिका नहीं रहेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान में, जो उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री चुनाव अगर आप लोग जीत जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, चुनाव के बाद मिल बैठ करके सारे जो दल के नेता होंगे वो तय करेंगे। कुछ इस तरह की उन्होंने बात कह दी। बात जो उन्होंने कही बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बात कही, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो चयन होता है वो तो विधायक दल करता है, अपने अपने विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और फिर गठबंधन तय करता है। गठबंधन के सारे विधायक तय करते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तो सैद्धांतिक बात हुई। सच बात यह है कि जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे मुख्यमंत्री वो बनेगा, अगर बहुमत आता है एनडीए को। तो ये दुनिया जानती है कि दो आदमी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्लियर कट, कई बार झटके में बात जो मन की है दिमाग में आ जाती है और कह देता है आदमी, लेकिन मन की बात जुबान से निकल जाती है तो फिर दिमाग चलने लगता है। तो अमित शाह ने फिर तुरंत कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं बिहार में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सब कहा, नीतीश कुमार की बड़ाई की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा एंटी कांग्रेस रहे हैं, कांग्रेस का उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, केवल 2-2.5 साल जो है वो बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल उनका रहा जब वो नज़दीक कांग्रेस के गए, लेकिन वो जेपी आंदोलन के नेता हैं, वो एंटी कांग्रेस नेता हैं वगैरह वगैरह, खूब अभी उनका महिमा गान किया। ये सब तो करना ही होता है ना राजनीति में। लेकिन सच यह है कि अब सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ठीक से चलाई नहीं जा सकती है और आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा भी उस तरह से नहीं लागू किया जा सकता है जितनी तेजी से अपने किसी आदमी के जरिए लागू किया जाएगा। हालांकि पीछे अगर 5 साल का देखें तो नीतीश कुमार जी बाधक नहीं रहे, कोई उन्होंने आरएसएस बीजेपी के किसी भी एजेंडे में बाधा नहीं वो बने, ओके करते गए हर चीज। और सच पूछिए तो सरकार में जो बड़ा भाई का एक महत्व होता है, बड़ा भाई कौन, तो वो बीजेपी ही इस बार रही। पहले नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, इस बार तो बीजेपी ही बड़ा भाई रही है। बीजेपी ने जो चाहा वो कराया इस सरकार से। तो ये बात लेकिन अब क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार जी का समापन बिल्कुल क्लियर है। उन नीतीश दौर का समापन अगर कहा जाए तो 2025 में हो जाएगा, अगर सरकार एनडीए की बनती है तो भी, और नहीं बनती है तब तो होना ही है। अगर सरकार नहीं बनती है तो तेजस्वी यादव सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी अगुवाई में सरकार बनेगी। और अगर एनडीए बहुमत में आता है तो जाहिर है बीजेपी जिसको चाहेगी वो बनाएगी। अब इसमें दो बातें हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अपर कास्ट के नेता को बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसकी चाहत है अपर कास्ट को बिहार के, जो बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार है, सबसे बड़ा सामाजिक आधार है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, आज के स्ट्रेटजिस्ट जो हैं, वो काफ़ी समझदार हैं, सामाजिक जो समीकरण हैं बिहार के उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कांग्रेस के मुकाबले वो बेहतर ढंग से समझते हैं। तो वो इस बार भी हो सकता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के या दलित कम्युनिटी के ही किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएं अगर वो बहुमत में आते हैं। लेकिन अपर कास्ट कम्युनिटी से जरूर कोई एक नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और जिसके हाथ में सरकार की वास्तविक कमान होगी। जैसे कहने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में भी खुलासा हो गया और पहले से भी सब जानते हैं कि सरकार वहां कौन लोग चलाते हैं। केंद्र में बैठे एक बड़े नेता, उनके इशारे पर संचालन होता है सरकार का, और साथ में वहां के बड़े अफसरान जो हैं, एक बहुत बड़ा एक समूह है जो सरकार चलाता है। और नायब सिंह जो सैनी हैं वो उनकी सहमति की मुहर लगती है सरकार के हर फैसले पर। इसी तरह से आप देख लीजिए मोहन सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पे, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश में, उनकी कितनी चलती है। जो वो चाहते हैं वो उसमें कितना कुछ हो पाता है, कितना कुछ नहीं हो पाता है। अभी उनके खिलाफ आरएसएस बीजेपी वालों ने ज़बरदस्त कैंपेन चलाया कि ओबीसी को 27% क्यों मिलना चाहिए। अब उनको नहीं मालूम कि 27% तो मिनिमम है, ये तो 27% तो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड है। और इसके अलावा मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने ये सब रिकमेंड किया है
इस पर संवैधानिक सहमति मिल चुकी है, लेकिन फिर भी 27% अगर रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में नहीं है तो वो लोग बड़े खुश हैं। और इसका प्रयास अगर मोहन यादव की सरकार कर रही है तो उनके खिलाफ खूब अभियान चला। तो इस तरह दोस्तों मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कहीं विघ्न बाधा नहीं रहे, सरकार बीजेपी ने ही चलाई और बीजेपी इस बार भी चाहेगी कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी साइड से, वो बैकवर्ड कम्युनिटी का हो, दलित कम्युनिटी का ही कोई हो, अगर सरकार उनकी बनती है तो। लेकिन कमान जो है वो आरएसएस के हाथ में होगी, बीजेपी के उस लॉबी के साथ होगी जो अपने ढंग से सामाजिकता का आख्यान पेश करते हैं और जो इस समाज को जहां ले जाना चाहते हैं। असल कहानी यह है। दूसरी बात कि हाँ, एक बात जरूर होगी कि लगभग 20 साल से जो सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार रहे हैं, उस दौर का, उस एरा का समापन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहुत हो गया इसमें। तो इस सबसे लंबे समय तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी उपलब्धियों का, उनकी विफलताओं का लेखा जोखा तो इतिहास करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी कि कैसे उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना दबदबा जमाया, अपना सामाजिक आधार का विस्तार किया और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी, यह भी इतिहास जरूर इसको लिखेगा। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि जो अमित शाह जी ने, जब उनसे पूछा गया कि भाई बीजेपी के विधायक अगर ज़्यादा होंगे तो भी क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सवाल ये भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो आज भी विधायक ज़्यादा हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही बने। लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि ये बाद में जो मुंह से झटके में बात निकल गई थी, उसको एक तरह से उसका बचाव करने के लिए उन्होंने एक सोच समझकर ये वाक्य बोला, ये दलील दी। लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहेगी। हाँ, जेडीयू को वो जरूर चाहेगी और जेडीयू के लोग हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाएं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जेडीयू बनी रहे ताकि मध्यवर्ती जो जातियां हैं उनको बीजेपी आकृष्ट करती रहे। ऐसा नीतीश कुमार का अगर आप थोड़ा इतिहास देखें तो सन 2000 में सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सत्ता 7-8 दिन रही क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था और फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर उनको 10 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने विश्वास मत भी नहीं अर्जित किया। फिर राबड़ी देवी आ गई और इसके बाद नीतीश कुमार जी ने 5 साल के बाद फिर वो मुख्यमंत्री जब बने 2005 में, उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीच में जीतन राम मांझी जरूर आए थोड़े दिन के लिए, लेकिन लगातार उनका दबदबा बना रहा। तो बहुत दिलचस्प कहानी है नीतीश कुमार बने रहने की। लेकिन 2025 निश्चय ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उनके लिए समापन का वर्ष है उनके कार्यकाल का। और इसके बाद वो क्या करेंगे, उनकी पार्टी कैसी स्थिति में होगी, ये अलग अलग बातें हैं और इस पर अलग अलग ढंग से विचार। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार जी की पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।